नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ किया है कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे उसमें धारा 44 के अंतर्गत यूसीसी का प्रावधान किया गया है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमने जनता से वादा किया था कि सरकार बनने पर हम यूसीसी लागू करेंगे। जनता ने हमको भारी बहुमत से सत्ता सौंपी। यूसीसी की कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा इसका आकलन कर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। ड्राफ्ट हमको मिल जाएगा और ड्राफ्ट अंतिम चरण में है। जैसे ही हमको कमेटी का ड्राफ्ट मिलेगा उसके बाद उसका आकलन। देहरादून में चल रहे इस स्मार्ट सिटी के कार्यों की वजह से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जगह जगह खुदे हुए गड्ढे बरसात के इस मौसम में परेशानी का सबब बन रहे हैं। वहीं कई क्षेत्रों में बरसाती पानी लोगों के प्रतिष्ठानों और घरों में भी पहुंचने से काफी नुकसान हो रहा है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इसके मानसून की पहली बारिश को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इस बार मानसून की पहली बारिश काफी ज्यादा हुई है और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि मानसून काफी पहले ही आ गया है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहली बरसात में अगर ये हाल हो गए तो आगे क्या होगा? देखिए, जो स्मार्ट सिटी का काम वहाँ पे हुआ है, फसाड से लेके वहाँ की सुंदरता को लेके, वहाँ के पोल हटाने को लेके और सीवरेज के काम को लेके काम हुआ है। और चूंकि मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इस बार जो बारिश पहली बारिश हुई है, भयंकर बारिश हुई है। सामान्य तौर पे जो अच्छे जगह पे भी पानी भरा हुआ है, पानी की गति भी तेज थी और हम महसूस कर रहे थे कि मानसून थोड़ा लेट आएगा, लेकिन मानसून के साथ अधिक वर्षा जो हुई उससे परेशानी हुई है। लेकिन हम ये भी ध्यान रख रहे हैं। देहरादून में राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अमर जवान ज्योति के स्थापना कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने बताया है कि अमर जवान ज्योति की आधारशिला निर्माण में उत्तराखंड की प्रमुख पवित्र नदियों का जल भी इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि विभिन्न स्थानों गंगा, यमुना, अलकनंदा, सरस्वती, काली, शारदा, कोसी, सरयू का जल मंगवाया जा रहा है। जल लेने के लिए 1 जुलाई को वाहन रवाना होंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि विभिन्न जिलों से विधायक इन जल कलशों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इसके साथ ही सैन्य धाम में अमर जवान ज्योति का जो निर्माण है वो उत्तराखंड के 1700 से ज्यादा शहीद सैनिकों के घरों के आंगन की मिट्टी और 16 प्रमुख नदियों के जल के साथ किया जाएगा। ये जल कलशों में भरकर 2 जुलाई को दून पहुंचेगा, जबकि 3 जुलाई को राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में अमर जवान ज्योति का शिलान्यास होगा। सैनिकों के सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते उसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। पूर्व में हमने 1734 शहीद परिवारों के घर के पवित्र आंगन की मिट्टी लेकर हम यहां पर आए थे और 3 तारीख को जो अमर जवान ज्योति जो शहीदों के सम्मान में जो है धूमधाम जलती है, उसके नीचे उस पवित्र मिट्टी को प्रतिस्थापित करेंगे, जिसमें प्रदेश के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी उसमें होंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उसमें होंगे। अल्मोड़ा में आज राज्य की सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान सहित अधिकारियों ने शिरकत की।
इस दौरान 30 सूत्रीय कार्यक्रम पर चर्चा की गई ताकि स्थानीय उत्पादों का बेहतर उपयोग कर लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ सके और पलायन पर अंकुश लग सके, वहीं लोगों की आय दोगुनी की जा सके। आपको बता दें कि विधायक मनोज तिवारी ने कहा है कि सरकार इस कार्यशाला के माध्यम से ग्रामीणों के उत्पादन को बढ़ावा देगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। फलक्रम ऑफ डेवलपमेंट जो वर्कशॉप है, इसका मेन एम है कि डिस्ट्रिक्ट को कैसे हम सेंटर बना सके डेवलपमेंट का। जितने भी सरकार की स्कीम्स होती हैं, चाहे सेंटर की होती हैं, स्टेट की होती हैं, जिला योजना होती है, वो सारी जो होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट करी जाती है। जो भी डेवलपमेंट होता है जिसको मापा भी जाता है, वो हम डिस्ट्रिक्ट में ही जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके थ्रू मापते हैं हम लोग। इसलिए हमारी ये वर्कशॉप कराई गई है। हमारा एम ये है कि हम इंश्योर कर सके जो डेवलपमेंट है वो ग्रास रूट से हो, जो प्लानिंग हो वो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें रखते हुए हम जिला योजना में कैसे हम केटर कर सकें, उनमें सामंजस्य स्थापित करके उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं करके, उसमें चाहे हमारा हेल्थ सेक्टर हो, चाहे इनकम जनरेट से संबंधित हो, चाहे हमारा डेवलपमेंट से संबंधित हो, चाहे हमारे एजुकेशन से संबंधित हो, तो इन सारी चीजों को सामंजस्य से बना के धरातल पे एक विस्तृत रूप से एक ठोस कार्य योजना बना के उसमें जिससे कि लोगों को रोजगार भी मिले, उनकी इनकम भी जनरेट हो और उसके साथ साथ एजुकेशन की क्वालिटी भी हो सके, हेल्थ में सुधार हो सके और पानी में और उपलब्ध हो सके। इन सारी चीजों को लेकर एक वर्कशॉप आयोजित की गई और मुझे विश्व से बहुत प्रशंसा हुई कि उसमें जो हमारे सम्मानित कुछ क्षेत्रों के प्रधान भी आए तो उन्होंने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया। उन्होंने सिर्फ खड़ंजा सीसी तक ही अपने को सीमित नहीं रखा, उन्होंने उसके साथ साथ विभिन्न जो हमारी 30 प्रोग्राम है उसमें से लगभग 24-26 प्रोग्रामों को धरातल पर उतारने का काम किया है और मुझे उम्मीद है कि निश्चित से ऐसे प्रधानों को सम्मानित भी करना चाहिए और इनका प्रेजेंटेशन आगे होना भी चाहिए और इसके साथ साथ इस कार्यशाला के माध्यम से एक विकासखंड में एक ठोस कार्य योजना बन के शासन में जाएगी और शासन उसी अनुसार उसको क्रियान्वित करेगा, जिससे कि हमारा जो 5 साल में एक समृद्ध उत्तराखंड की परिकल्पना की गई है उसमें हमें निश्चित रूप से सफलता मिली। आपदा की दृष्टि से देहरादून का जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र काफी संवेदनशील है। ये क्षेत्र पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी जिले उत्तरकाशी और टिहरी से भी लगता है। इस क्षेत्र में हेलीपोर्ट को विकसित करने के लिए करीब 93 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है। आपदा से निपटने के लिए तहसील मुख्यालय चकराता से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित बिरमो कांडी में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण से हवाई सर्वेक्षण के लिए अनुरोध किया गया था, जिस पर बीते साल 24 नवंबर को बिरमो कांडी का हवाई सर्वे किया गया, जिसके बाद से इस विषय में उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा है कि निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को बनाया गया है। कलजीखाल ब्लॉक के भट्टी गांव अलसा लस्क्यू में कालनाथ भैरव मंदिर के स्थापना भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रांतीय प्रमुख संगठन के अध्यक्ष महेंद्र राणा ने प्रतिभाग किया। वहीं कलजीखाल ब्लॉक के भट्टी गांव असला लस्क्यू में कालनाथ भैरव मंदिर के स्थापना एवं भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर भट्टी गांव पहुंचने पर ग्रामवासियों द्वारा ढोल दमाऊं और फूल मालाओं से प्रमुख संगठन के अध्यक्ष महेंद्र राणा का स्वागत किया गया। वहीं आपको बता दें, इस मौके पर बलौदी बंधुओं एवं ग्रामवासियों के सहयोग से गांव में कालनाथ भैरव मंदिर का निर्माण किया जाना है और भैरवनाथ मंदिर के स्थापना भूमि पूजन के दौरान महेंद्र राणा ने पूजा अर्चना कर मंदिर की नींव रखी है। अपने संबोधन में महेंद्र राणा ने कहा है कि हमें अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजन नियमित रूप से करना चाहिए। वहीं बलौदी बंधुओं द्वारा मंदिर निर्माण की पहल एक हमारी आस्था का प्रतीक है। हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कलजीखाल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा भट्टी गांव में और भैरव बाबा के मंदिर का आज भूमि पूजन था और मुझे आने का मौका मिला और बलौदी बंधुओं द्वारा
मुझे आमंत्रित किया गया था और मैं सभी भट्टी गांव के लोगों का धन्यवाद करता हूं और भगवान से मनोकामना इन सभी की मनोकामना पूर्ण करने की भगवान से प्रार्थना करता हूं। उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में पशुओं में फैली लंपी बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। लंपी बीमारी से जूझ रहे पशुपालकों तक बागेश्वर जनपद में पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको बता दें कि पर्याप्त स्टाफ और संसाधन नहीं होने से गांव में दुधारू पशुओं की हानि लगातार हो रही है। पहाड़ में रहने वाले लोगों के आजीविका से जुड़े पशुधन की हानि से आक्रोशित होकर पशुपालकों ने स्थानीय नेता बालकृष्ण के नेतृत्व में एसडीएम बागेश्वर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय नेता बालकृष्ण का कहना है कि उत्तराखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष को पशुपालकों का दुख नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर के पशुपालकों की सुध लेने के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं अगर यदि प्रदेश सरकार जल्द ही पशुपालकों की सुध नहीं लेगी तो आंदोलन किया जाएगा। पूरे उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में बहुत ज्यादा आज जो पशुओं पर जो बीमारी आई, लंपी नाम की जो बीमारी आई है, वो उससे किसान हो गए हैं और जो पशुपालक हैं इतना परेशान हैं, बर्बाद हो चुके हैं। लोगों की दुधारू गायें मर चुकी हैं, लोगों की जो खेत जोतने वाले बैल हैं वो मर चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी के कारण ये लोग गांव-गांव जा नहीं पा रहे हैं और जो यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पशुपालक हैं उनको ये भी पता नहीं है कि कितनी गाय मर गई हैं और कितनी बीमार हैं। मैंने उनसे पूछा कि कितनी गाय मर रही हैं, वो कभी 60 गाय बता रहे हैं, कभी 70 गाय बता रहे हैं, जबकि गांव में हर गांव में 2-4 गायें हर गांव में मरी हुई हैं। मैं गांव-गांव जाके मैंने भ्रमण किया है, मैंने लोगों की सूचना मेरे को आई है कि अभी भी बीमारियां इतनी फैल रही हैं। आज कांटा साइड से भी वहां से भी फोन आए थे कि भाई साहब यहाँ इतनी बीमारियां आई हैं, गाय बीमार है, खा नहीं पी नहीं रही हैं। G20 के तहत विदेशी डेलीगेट्स के लिए त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की भव्य आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान त्रिवेणी घाट दुल्हन की तरह सजा दिखा और अतिक्रमण मुक्त नजर आया। लेकिन मां गंगा की भव्य आरती का कार्यक्रम खत्म होने के बाद त्रिवेणी घाट पर फिर से अव्यवस्था फैलनी शुरू हो गई। आपको बता दें, सबसे पहले शौचालय में ताला लग गया और शौचालय के गेट पर हाथ से लिखा गया एक नोटिस चस्पा हुआ जिसमें लिखा है कि चाबी नगर निगम के पास है। वहीं दूसरी ओर घाट पर फिर से जगह जगह अतिक्रमण कर फूल माला और चाट पकौड़ी की दुकानें चलाने वाले बैठे दिखाई दिए। सीधे चलेंगे देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और सभागार में उपस्थित और विभिन्न क्षेत्रों से आए। अब मैं किस का नाम लूं? सुधा जी एक तरफ से अगर मैं नाम लूंगा, पंत जी है, भारती जी बैठी हैं, उधर हमारे बहल साहब बैठे हैं, ब्रिगेडियर साहब, चंद्रशेखर गुलाकोटी जी हमारे, इनकी लेखनी जो है आज यहाँ पर जो हम कुछ सैकड़ों लोग हैं यहाँ पर, तो कल ये लाखों लोगों तक इस सम्मान को पहुंचाने वाली है। हम सबके द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है उसको जन जन का इनिशिएटिव बनाने वाली है। माधुरी दीदी बैठी है, उधर चंदोला जी बैठे हैं। अब मैं नाम लूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सभी को एक साथ प्रणाम करता हूं, सभी की उपस्थिति को बहुत आप सबका। और आज जो उत्तराखंड भाषा संस्थान के साहित्य गौरव सम्मान समारोह और लोक भाषा सम्मेलन में आए हुए सभी अतिथिगणों का, प्रदेश के देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए साहित्यकारों, भाषा प्रेमियों का मैं सबका देवभूमि उत्तराखंड और आज इस साहित्य पुरस्कार सम्मान में आप सबका मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। ये बड़े हर्ष की बात है कि आज आप सबको
सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसी प्रकार अपनी साहित्यिक कृतियों से हमारी जो लोक भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, उस सभी का सम्मान बढ़ाते रहेंगे। और जैसा आप सब लोगों को पता है कि आज ये जो पुरस्कार, ये सम्मान समारोह प्रारंभ हुआ है, ये काफी लंबे अंतराल के बाद भाषा संस्थान द्वारा ये किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। पिछले वर्षों में अनेकों कारणों से इसमें कुछ व्यवधान रहा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये आज हमने शुरू किया, जैसा अभी सुबोध भाई ने बताया कि 2022 का सम्मान है और आगामी वर्षों में भाषा संस्थान अपनी साहित्यिक एवं भाषाई गतिविधियों को व्यापक रूप से एक और ऊंचाई प्रदान करने का काम, एक नया काम हम सब लोगों का यहाँ पर जो प्रारंभ हुआ है वो क्रमवार रूप से आगे बढ़ेगा, ये रुकेगा नहीं। और मैं प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अभी यहां से एक हमारे लिए समान नागरिक संहिता, जो आज पूरे देश के अंदर एक बड़ी बहस का मुद्दा भी बन गया है, आप सब लोग देख रहे होंगे, टेलीविजन पर भी आ रहा है, सभी समाचार पत्रों में भी है। आपने उसके बारे में यहां से चंद शब्द बोलकर निश्चित रूप से हम लोगों की हौसला अफजाई की है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं सच बताऊं तो देवभूमि उत्तराखंड, जो संपूर्ण जगत को, संपूर्ण भारतवर्ष को, दुनिया को, जहां एक शुद्ध वायु देने का काम करती है, शुद्ध जल देने का काम करती है, शुद्ध पर्यावरण देने का काम करती है, वहीं देवभूमि दुनिया को, जैसा यहां से पहले बोलने वाले अभी अनिल रतूड़ी जी कह रहे थे कि यहां पर देवभूमि है, देवताओं ने यहां पर तपस्या की, ऋषियों ने, मुनियों ने अनेकों मंत्रों का उच्चारण किया होगा। और जो मंत्र हैं, शब्द हैं, आप सब लोग तो एक से कोई कवि है, कोई साहित्यकार है। मैं जितना मैंने अनुभव किया है, या मैं अपने आप को एक विद्यार्थी मानता हूं, हमेशा एक शिक्षार्थी मानता हूं, हमेशा कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने कोई चीज को, क्योंकि जो सीखने की, एक शिक्षा प्राप्त करने की जो ललक है, वो हमेशा बनी रहनी चाहिए हर मनुष्य के अंदर। तो उसके कारण से मैं कह सकता हूं कि जो ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे साहित्यकारों में, बड़े बड़े विद्वानों ने जो अनेकों मंत्र यहां पढ़े होंगे, यज्ञ किए होंगे, तो वो शब्द कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। क्यों देखिए, समाप्त होते हैं कभी शब्द? एक बार आ गए तो वो शब्द जो है विचरण करते रहते हैं। और उन्हीं की ताकत है कि उसके कारण से कहीं न कहीं हम लोगों के अंदर ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा मिलती रहती है। और उसी ऊर्जा का परिणाम है कि अब आप देख रहे होंगे कि मैंने कहा कि पूरे जगत को एक तरफ से दिशा देने का काम इस हिमालय से होता है, ये मध्य हिमालय, जिसके बारे में, जिसकी व्याख्या रतूड़ी साहब ने बहुत विस्तार से करी, आज हमारा भी ज्ञानवर्धन किया। तो ये शब्द समाप्त नहीं होते, इसलिए उत्तराखंड से पिछले दिनों में देखे काफी सारी चीजें जो भी यहां से शुरुआत हो रही है, वो पूरे भारत के लिए मॉडल बन जा रहा है। समान नागरिक संहिता की बात हम लोगों ने करी, तो मुझसे लोग पूछते हैं कई बार कि आपने समान नागरिक संहिता क्या जरूरत पड़ गई उत्तराखंड में लाने की? तो मैंने कहा देखिए भाई, ये पिछले 1 साल पहले कोई चुनाव भी नहीं आ रहा था, कोई कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन ये चुनाव जो आम चुनाव था, इस चुनाव से पहले हमने सबके सामने प्रस्ताव रखा 12 फरवरी 2022 को कि अगर नई सरकार गठित होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। और उसके पीछे हमने तर्क दिया, क्योंकि आप सब लोग विद्वान हैं, और मैं विषय तो कुछ और लाया था, सोच रहा था ये सब बोलूंगा आपके सामने, ये बहुत सारी चीज थी, लेकिन यहाँ पर आके प्रोफेसर मिश्र साहब ने जो बोल दिया, उसके बाद मेरी जो धारा जो है उधर को चली गई। तो मैंने कहा कि उस समय में भी जब हम लाए इसको, तो इसलिए लाए कि उत्तराखंड देवभूमि है,
उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड यमुना का प्रदेश है, अनेक नदियां यहाँ से जो लगातार प्रभावमान रहती हैं, लगातार चलती हैं, उसका प्रदेश है, वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, देवों से आच्छादित है। जहां देखिए आप, इधर देखिए तो देवस्थान, उधर देखिए देवस्थान, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां देवस्थान नहीं होगा। और सब जगह एक से एक सिद्ध स्थान, और दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश, और प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है या कोई अर्धसैनिक बलों में है, अपनी सेवाएं देश के किसी न किसी कोने में दे रहे हैं। कहीं बेटा दे रहा है, कहीं बेटी दे रही है, कहीं चाचा दे रहा है, कहीं भतीजा दे रहे हैं, कहीं ताऊ दे रहे हैं, कभी किसी के पिता दे रहे हैं, माता जी दे रही हैं। तो इस प्रदेश की अपनी एक अलग प्रकार की व्यवस्था है, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का। अगर कोई केंद्र है तो पूरे भारत का अगर केंद्र है, पूरी दुनिया का अगर कोई केंद्र है तो वो हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। इसलिए मैंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर रहने वाला, चंद्रशेखर भाई ये मैंने कहीं नहीं बोला जो आज बोल रहा हूं, तो उत्तराखंड देवभूमि भी है। तो यहां पर रहने वाले चाहे किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इसकी प्रावधान किया गया है। और भारत का संविधान बनाने वाले लोग जिन्होंने उसकी रचना करी, एक से एक विद्वान लोग थे। उन विद्वानों ने जब संविधान की रचना की होगी, संविधान बनाया होगा, तो सारी बातों को ध्यान में रख के उन्होंने उस समय ही जो है इसका प्रावधान कर दिया। और उस समय भारत के संविधान बनाने वालों ने प्रावधान किया, और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 2022 में इस पर अपनी मोहर लगा दी, अपना समर्थन दे दिया, अपना आशीर्वाद दे दिया, और उन्होंने हमको सेवा करने का अधिकार दे दिया। पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में एक नया इतिहास कि किसी भी राजनीतिक दल को लगातार उन्होंने दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, एक मिथक भी तोड़ा। और हमने जो प्रस्ताव देवभूमि की जनता के सामने रखा था, उसको हमने तत्काल, अगर पहला डिसीजन, हमारे सुबोध भाई यहां बैठे हैं, हमने सबसे पहला मंत्रिमंडल में सबसे पहला कोई फैसला लिया तो यही लिया कि हम समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट करने वाली कमेटी का गठन करेंगे। और हमने कमेटी गठित कर दी। 1 साल का कालखंड उसका पूरा हो गया। 1 साल तक कमेटी ने 2 लाख से भी ज्यादा लोगों से उनके विचार लिए हैं, उनके सुझाव लिए हैं। 2,20,000 से ज्यादा लोग, और उसमें बड़े बड़े विद्वानों से, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों से, धार्मिक संगठनों से, अलग अलग ग्रुप्स में जाकर लोगों से बात की है, बड़े विद्वान लोगों से, स्टेक होल्डर्स, जो भी उससे प्रभावित होने वाले लोग हैं, उन सभी से बात करी है। और उन सभी से बात करने के बाद कमेटी ने अपना लगभग संकलन कर लिया है। और जल्दी ही, क्योंकि आज मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि रंजना प्रकाश देसाई जी और उनके साथियों ने आज कहा है कि हम लगभग ड्राफ्ट बनाकर हमने सारी तैयारी कर ली है। और जैसे ही वो ड्राफ्ट हमको मिलेगा, आप सबके आशीर्वाद से, देवभूमि की जनता के आशीर्वाद। सीएम धामी को सुन रहे थे आप। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।